अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन और प्यारे तलबा, आपका कार्बन क्लासेस चैनल पर खैर मक़दम है। आइए हम आज जिस मज़मून पर आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है आपका दो लफ्ज़ है। एक को हम हीमोफीलिया कहते हैं और दूसरे को थ्रम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी इंजरी हो जाती है, ज़ख्म हो जाता है, ब्लड वेसल कट जाती हैं तो खून बहने लगता है और थोड़े वक्फे के बाद यह खून का बहना जम बंद हो जाता है। इसको हम ब्लड क्लॉटिंग्स कहते हैं। मुख्तलिफ अवामिल इस खून के जमने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं, जिनको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। जब इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में कोई कमी वाक़ई हो जाती है तो खून के जमने का जो अमल है वो बंद हो जाता है। इसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ खून जमने का ही मसला नहीं है, बल्कि ये मौरूसी होता है, विरासत में मिलता है। एक ख़ानदान से उसके नेक्स्ट जनरेशन को मुंतकिल होता है, उससे नेक्स्ट जनरेशन का मुंतकिल होता है। ये मौरूसी बीमारी है। हीमोफीलिया एक मौरूसी बीमारी है, ख़ानदान में आगे जो है मुंतकिल होती रहती है और इसका जो सबब है वो आपका जेनेटिक म्यूटेशन है। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स का आपने नाम सुना होगा। एक्स क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स होते हैं उनके म्यूटेशन हो जाता है और वो रिसेसिव रोल में आ जाते हैं और उसी लिए ये बीमारी पैदा होती है। इसके लिए इसके बरअक्स जो आपको थ्रम्बोसाइटोपेनिया है उसमें भी खून के बहने में दिक्कत होती है, खून के जमने में दिक्कत होती है, लेकिन उसका वजह अलग है। उसका वजह है कि प्लेटलेट्स की तादाद में कमी। किस तरीके से प्लेटलेट्स के तादाद में कमी आती है इसको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। एक बार इसको आप समझिए। हीमोफीलिया और थ्रम्बोसाइटोपेनिया दोनों ही खून के मसाइल का सबब बनते हैं, खून बहने के मसाइल का सबब बनते हैं। यानी खून बहने का जो अमल है उसमें जो तरदीद होती है, खून बहना जारी रहता है। ज़ख्म लगने के बाद, ब्लड वेसल की इंजरी के बाद खून जो बहता रहता है वो अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन खून जो बह रहा है वो बहता ही जाएगा। तो ये एक मसला बनेगा। जब क्लॉटिंग नहीं होगी तो हमारे जिस्म के पूरा का पूरा खून जो है बाहर निकल करके जो है बेकार हो जाएगा। उसकी क्लॉटिंग ज़रूरी है, तो उसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। हीमोफीलिया और थ्रम्बोसाइटोपेनिया दोनों ही खून बहने के मसाइल का सबब है। ये एक प्रॉब्लम है, एक मसला है और उस मसले का सबब ये दोनों बीमारियां हैं। लेकिन यह मुख्तलिफ बुनियादी वजूहात के साथ अलग अलग बीमारियां हैं। दोनों का नतीजा एक ही है कि खून जमने में जो जमता है वो जम नहीं पाएगा, लेकिन बुनियाद दोनों की अलग है। यह मुख्तलिफ बुनियादी वजूहात के साथ अलग अलग बीमारियां हैं। हीमोफीलिया एक मौरूसी बीमारी है, एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान नेक्स्ट जनरेशन में जो है अगली पीढ़ी में मुंतकिल होती है। हीमोफीलिया एक मौरूसी बीमारी है।
जिसकी वजह से खून के जमाने वाले प्रोटीन्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। हीमोफीलिया में क्या होता है, एक मौरूसी बीमारी है नंबर 1, जिसमें खून को जमाने वाले फैक्टर्स या प्रोटीन्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। ये दूसरा इसका जो है सिफत है। जबकि थ्राम्बोसाइटोपिनिया में खून में प्लेटलेट्स की तादाद की कमी हो जाती है। थ्राम्बोसाइटोपिनिया 2 लफ्ज़ से बना है। नंबर 1 थ्राम्बो, इससे मुराद थ्राम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्राम्बोसाइट है। और थ्राम्बोसाइटोपिनिया और पीनिया जो है किसी चीज़ की कमी को कहते हैं, यानी इस बीमारी में थ्राम्बोसाइट या प्लेटलेट्स की तादाद में कमी वाक़ई हो जाती है। नॉर्मल हालात में, उमूमी हालात में इंसान के जिस्म के खून में जो जो प्लेटलेट्स हैं उनकी तादाद 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड, 1.5 लाख से 4.5 लाख फी क्यूबिक मिलीमीटर खून होती है। जब इसकी तादाद इससे घट करके जो लोअर लिमिट है 1.5 लाख से भी नीचे चली जाती है, तब थ्राम्बोसाइटोपिनिया है। थ्राम्बोसाइटोपिनिया जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, थ्राम्बोसाइटोपिनिया पहला लफ्ज़ है थ्राम्बोसाइट, और पीनिया माने लैकिंग, समथिंग लैकिंग। क्या चीज़ लैकिंग हो गई, आपकी थ्राम्बोसाइट की तादाद कम हो गई। इस तरह से ये दोनों लफ्ज़ रहे। अब आइए इसकी पैथोजेनेसिस को हम देखते हैं। पहले हीमोफीलिया की पैथोजेनेसिस दिखाई गई है। जैसा कि अर्ज़ किया गया था कि विरासती खून जमने की कमी एक ख़ानदान से उसी ख़ानदान की अगली पीढ़ी को मुंतकिल होता है, इसीलिए इसे विरासती खून जमने की कमी कहते हैं। इसको तिब्बी इस्तिलाह में नस्बुद्दम मिजाजी भी कहते हैं। आपके बीएमएस के पेपर में या तो हीमोफीलिया के नाम से आएगा या नज़फुद्दम मिजाजी के नाम से आएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। इसके लिए जेनेटिक डिफेक्ट, जीन्स में म्यूटेशन होता है, जीन्स में फसाद होता है। वो जीन्स कहाँ पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम्स में। एक्स लिंक्ड रिसेसिव फैक्टर है। कुछ डोमिनेंट फैक्टर होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं उनको हम रिसेसिव कहते हैं। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव फैक्टर। फिर उसके बाद क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। हमने बताया कि खून के जमने के मुख्तलिफ अवामिल्स होते हैं जिनको हम मजमूई तौर पर क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। उन क्लॉटिंग फैक्टर में से जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर जो है 8th है और 9th है, इसकी कमी वाक़ई हो जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स 8th और 9th की कमी हो जाती है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि फेल्योर ऑफ कोएगुलेशन कैस्केट, जो जमने की मेकानिया है, एक लंबी चौड़ी मेकानिया है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बहुत सारे जो है मराहिल्स होते हैं। तो पूरा जमने के मराहिल वो जो है में फसाद बर्पा हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा, कोएगुलेशन कैस्केट फेल हो जाएगा। अब इसका नतीजा क्या होगा कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, खून बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा जो है खून बहेगा। और जो है स्पेशली कहाँ पर जो है, जॉइंट्स में, जो मुफासिल्स हैं वहाँ पर, या जो मसल्स उज़लात हैं वहाँ पर जो है ये होगा। और वही चीज़ जो है क्या दिखाया गया है, नुक्स खून जमाने वाले अवामिल एक्स लिंक्ड ख़ानदान विरासत में ये मिलती है, और जो फैक्टर्स है 8th और 9th में कमी वाक़ई होती है। अब अगले जो है हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए जो है आपके प्लेटलेट्स
कैसे बनती हैं, कहाँ बनती हैं, कैसे जो है सर्कुलेट करती हैं, कहाँ स्टोर होती हैं, इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक आपकी हड्डी है, इसके अंदर जो गूदा होता है इसको बोन मैरो कहते हैं। यहाँ पर आपके जो है प्लेटलेट्स की पैदाइश होती है। प्लेटलेट्स पैदाइश के बाद खून में रिलीज़ कर दी जाती हैं। अब ये खून में जो है रवां दवां होती हैं। अब खून में रवां दवां होने के दौरान कुछ जो है उनका नुकसान हो जाएगा, टूट फूट जाएंगे। इसको एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं, एपोप्टोटिस के नाम से जानते हैं। कुछ जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो गर्दिश के दौरान टूट फूट जाएंगी, और कुछ जो है मैक्रोफेजेस जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं उनके ज़रिए डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, रिमूव कर दी जाएंगी। और कुछ जो है डिसाइलेशन होगी, एजिंग, उम्र के साथ उनको अपने आप, जैसे इंसान बूढ़ा होता है फिर उसके बाद मौत वाक़ होती है, तो उस तरीक़े से जब इनकी मियाद पूरी होती है, तकरीबन 8 से 12 दिन होती है, उसके बाद अपना आप इनका ख़ात्मा होता है। कुछ थोड़ी मकदार 1/3 जो है ये स्प्लिन में जो है आपको हिपैटोसाइट्स, ये जो हिपैटोसाइट जो आपके लीवर में हिपैटोसाइट्स हैं, कुछ उनके ज़रिए जो रिमूव हो जाएंगी, जो बची हुई हैं फिर जो है ये साइकिल इस तरीक़े से चलता रहता है। यानी 1/3 जो है स्टोर रिजर्व रहती हैं और बकिया ब्लड में रहती हैं, ब्लड में गर्दिश करती रहती हैं, उसी में टूट फूट होती रहती है, और 8 से 12 दिन के अंदर इनकी साइकिल ख़त्म हो जाती है, फ्रेश साइकिल शुरू हो जाती है। आइए नेक्स्ट साइकिल की तरफ। अब जो है उसी को दिखाया गया है कि बोन मैरो में आपकी मेगा कैरियोसाइट्स होती है। यही जो है यहीं से इनकी पैदाइश होती है। तो जब पैदा हो गई तो प्लेटलेट्स रिलीज़ हो जाएंगी ब्लड्स में, खून में, ये जो है डाल दिया जाएगा, इनको मुंतकिल हो जाएंगी। बोन मैरो में पैदा हुई, वहाँ से मुंतकिल कहाँ हुई, ब्लड में मुंतकिल हो गई। फिर उसके बाद 1/3 स्टोर्ड इन स्प्लिन, हाल में 1/3 हिस्सा जमा कर लिया जाता है, रिजर्व कर लिया जाता है। 2/3 हिस्सा सर्कुलेशन में जाता है। सर्कुलेशन एंड फंक्शन, जो 2/3 हिस्सा ब्लड में जाता है वो अपना काम करते हैं। अब जैसे प्लेटलेट्स के बहुत सारे काम हैं, उन कामों में कुछ जो है क्लॉटिंग और हीमोस्टैटिस, खून जमे ना, बहता रहे जो है बोन मैरो के ये आपके शरीयान और वरीद में, तो इसको हम हीमोस्टैटिस कहते हैं। एक बैलेंस बना रहता है जो उसमें डिफरेंट जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो अज़्ज़ा होते हैं खून के अज़्ज़ा, उसमें एक बैलेंस बना रहता है जिसको हम हीमोस्टैटिस कहते हैं। और इसी हीमोस्टैटिस के ज़रिए यह खून गर्दिश करता रहता है, रवां दवां रहता है। अगर ये हीमोस्टैटिस रुक जाए तो फिर खून की गर्दिश रुक जाएगी। तो ये इनका काम है जो है। फिर उसके बाद अब जो है डिस्ट्रक्शन होगा, स्प्लेन में, लीवर में, दोनों में डिस्ट्रक्शन होगा। कुछ किताबों में 8 से 12 दिन लिखा है, यहाँ पर 7 से 10 दिन लिखा है। फिर बैलेंस, अगर नॉर्मल प्लेटेट 1.5 लाख से 4.5 लाख के पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड है तो ये नॉर्मल रेंज करता है। इनकी तादाद, अगर थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती है, 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होती है, तो इसको हम नॉर्मल रेंज कहते हैं। लेकिन अगर इसी में इम्बैलेंस हो जाए, यानी 1.5 लाख से भी नीचे जो है घट करके आ जाए, तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स प्लेटलेट्स, पीनिया मीन्स लैकिंग, ये इसकी कमी वाक़ई हो जाती है। किस चीज़ में कमी वाक़ई हो जाती है? थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की तादाद में कमी हो जाती है, 1.5 लाख से नीचे हो जाती है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये तकाबुली जदूल दिखाया गया है, डिफरेंस जो है हीमोफीलिया वर्सेस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पहलू क्या है इसमें कहा गया, पहले ये इधर हीमोफीलिया का कॉलम है और ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कॉलम है। सबब ये मौरूसी बीमारी है, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि एक ख़ानदान से
اس کی اگلی پیڑھی میں منتقل ہوتی ہے، ورثے میں ملتی ہے۔ جو چیز ورثے میں، جیسے زمین جائیداد باپ کی بیٹے کو منتقل ہوتی ہے، بیٹے سے پھر آگے اس کے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ جو ہے موروثی بیماری ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، اور ایکس لنکڈ کروموزوم کے ریسیسو ہو جانے کی وجہ سے جینس میں میوٹیشن ہوتا ہے، اور ایکس جو ہے ایکس کروموزومس کے جینس میں میوٹیشن ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اس کو ایکس لنک ڈیفیکٹ۔ یہ جو ہے فساد ہے وائی کروموزوم کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ایکس کروموزوم سے منسلک ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہے بلڈ کلاٹنگ فیکٹرز نمبر 8 اور نمبر 9 میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ادھر دکھایا گیا کہ ایسا کچھ نہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹس کی تعداد میں کمی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آئی ٹی پی فیکٹر، ٹھیک ہے۔ کہ کیا کہتے ہیں گردے کی ناکامی، ادویات اور انفیکشن، اس میں جو ہے اگر کوئی ایسا آپ نے ڈرگس لکھ لیا ہے جس میں جو ہے پلیٹلیٹس کو انجری ہو گئی ہے، نقصان ہو گیا، یا کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، انسان کی خود مدافعتی جو طاقت ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تب بھی اس کا وجہ جو ہے تھرمبوسائٹوپینیا ہوتا ہے۔ پیتھوجینیسس یہ کہہ رہا ہے ثانوی خون جمنے کا نقص، یعنی جو خون جمتا ہے وہ جمے گا نہیں بلکہ بہتا ہی رہے گا، تو ثانوی خون جمنے کا نقص یہ کیا کہتے ہیں پلیٹلیٹس، ابتدائی خون جمنے کا نقص، یہ بھی جمنے کا نقص ہے، نہیں جمنے دے گا بلڈ کو، یہ بھی جمنے نہیں دے گا بلڈ کو، لیکن دونوں کے اسباب الگ الگ ہیں۔ اس میں کلاٹنگ فیکٹرز 8 اور 9 کی کمی ہوتی ہے، اور اس میں پلیٹلیٹس کی کمی کے باعث یہ چیز ہوتی ہے۔ چاہے خون بہنے کی جگہ اندرونی خون بہتا ہے، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا مفاصل وغیرہ جو ہے، جو پٹھے عضلات، اور یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ہیمیتھروسس، اندر خون جو ہے نصف دم ہوتا رہتا ہے، خون جو ہے اندر جو ہے بہتا رہتا ہے، اور یہ جو ہے اس میں جو خون کا بہنا، سطحی خون کا بہنا جو ہے جاری رہتا ہے، سطح پر خون کا بہنا جاری رہتا ہے، جلد اور مخاطی جھلیاں پر پیڑا وغیرہ میں جائے۔ لیبوریٹری کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو اے پی ٹی ٹی نارمل ہوتا ہے، لیکن پی ٹی پلیٹلیٹس نارمل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں نارمل ہوتی ہیں، لیکن اس میں بلیڈنگ ٹائم جو ہے کیا ہوتا ہے ایکسٹینڈ کر جاتا ہے، یعنی انجری ہونے کے بعد ایک وقفے کے فوراً بعد بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے بلیڈنگ ہوتی ہی جائے گی، بلیڈنگ ٹائم جو ہے ایکسٹینڈ کر جائے گا، اور پلیٹلیٹس کم ہیں، عمومی طور پر آپ کو 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ میں نے بتایا تھا پر کیوبک میلیمیٹر بلڈ، لیکن اس سے کم ہو جائے گی، اور وراثت جو ہے یہ موروثی ہے، یہ عقائد موروثی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو سمجھے ہوں گے، اور یہ امتحان میں اکثر پوچھا جاتا ہے، اس کو آپ خصوصی طور پر تیار کریں۔ اگر کوئی جو ہے آپ کو اس میں خدشہ ہے، کوئی اور مزید نقاط آپ کو سمجھنے ہیں، تو آپ جو ہے چینل پر اپنا کمنٹ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے جو بھی جو ہے دماغ میں سوالات ہیں ان سوالات کا مفصل اور اطمینان بخش جواب دیا جا سکے۔ فی امان اللہ۔